हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का वन शॉट क्विक रिवीजन करने वाले हैं एंड ये सभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहले बिलीव क्या होता है। कोई भी ऐसी फीलिंग जहां पर हम किसी चीज की एग्जिस्टेंस को ट्रू मानते हैं एंड उसके लिए हमें किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस कोई भी ऐसी चीज जिसे हमने मान लिया है कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है एंड उसके लिए आपने कोई प्रूफ नहीं देखा है, बस ये आपका बिलीफ है, आप भरोसा करते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट करती है एंड इसलिए आपको उसकी कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज कॉल्ड बिलीफ। देन वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स आपके बिहेवियर के ऐसे प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स जिनके बेसिस पर आपने जज किया है कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वैल्यू है ऑनेस्टी, तो आप हमेशा डिसाइडेड रहेंगे कि मुझे हमेशा अपने काम में ऑनेस्ट ही रहना है। मीन्स आपने ये जजमेंट बना ली है कि आप जो भी काम करेंगे वो ऑनेस्टली ही करेंगे। अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहे तो वो आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ होगा, आपकी वैल्यूज के खिलाफ होगा। तो जब आप ऐसे जजमेंट सेट करते हैं अपनी लाइफ के लिए, वो होती है वैल्यूज। देन लाइक मीन्स आपको कौन सा काम करना पसंद है, आप किस काम को ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो होता है लाइक। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद होती है, कुछ बच्चों को साइंस पसंद होती है एंड सबकी डिफरेंट डिफरेंट लाइक्स होती हैं। मीन्स हमें क्या अच्छा लगता है। देन डिसलाइक, बिल्कुल लाइक का अपोजिट। मीन्स जो चीज हमें पसंद नहीं है या फिर कोई ऐसा काम जो हम करना पसंद नहीं करते, दैट इज कॉल्ड डिसलाइक। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती है तो उनके लिए मैथ्स उनकी डिसलाइक है। देन ओपिनियन मीन्स आप किसी भी चीज के बारे में एक जजमेंट बना ले, एक व्यू बना ले, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं पीओवी। सो दैट मीन्स ओपिनियन मीन्स आपने एक जजमेंट बनाया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है किसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में, बस वो कोई फैक्ट नहीं है, वो आपकी सोच है किसी के बारे में। देन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स एक पर्सन के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या ट्रेनिंग एंड क्या एजुकेशन रही है, ये सभी चीजें मिलकर बनाते हैं उसका बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ से है, तो उसका मतलब हम बता रहे हैं कि हमारे पास्ट में हमारी एजुकेशन कहाँ से हुई है, या फिर इसी तरह से हम एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के लिए अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं। सो ऑल ओवर जब भी हम बैकग्राउंड की बात करेंगे तो हमें इन तीन चीजों की बात करनी होती है। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सभी का अगर हम एक सेट बना दें जिनकी हेल्प से आपको रिकॉग्नाइज कर पाए एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल में हैं तो स्कूल एक ग्रुप है एंड उस ग्रुप में आपको क्या मिला हुआ है, एक आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ है, जिसकी वजह से लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं। सिमिलरली, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हर सिटीजन के पास एक आधार कार्ड होता है। इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि आपके पास एक आधार कार्ड है, एक आइडेंटिटी है जो आपको रिकॉग्नाइज कर रही है कि आप इंडिया में रहते हैं एंड ये आपकी आइडेंटिटी है, आपको ये रिकॉग्नाइज करती है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर हमें बात करनी है स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेंथ और एबिलिटीज दोनों ही सेम वर्ड्स हैं, मींस सेम ही चीज के लिए यूज हो रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं या फिर कौन सा ऐसा काम है जिस पर हम बहुत अच्छे से उस काम को कर पा रहे हैं, वो होती है हमारी स्ट्रेंथ या फिर हमारी एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी की स्ट्रेंथ हो कि वो अच्छा मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए या फिर वो क्रिकेट अच्छा खेल पाए। मींस हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। इसी तरह से हर एक पर्सन की अपनी अपनी वीकनेस भी होती है, मींस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मींस कहाँ कहाँ पर उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पर वो इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा नॉर्मली हम कर पाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आप मैथ्स में इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप किसी प्रॉब्लम में कोई मिस्टेक कर देंगे या फिर किसी स्पेसिफिक चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो स्पेसिफिक चैप्टर जो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं वो आपकी वीकनेस है। सो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस दोनों ही
हर एक पर्सन में होती हैं एंड हमें जरूरत है इन्हें आइडेंटिफाई करने की, खुद को समझने की। जब हम खुद को समझते हैं, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर इम्प्रूव करना है एंड कहाँ पर हम ऑलरेडी अच्छे हैं। तो इस बेसिस पर हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे एंड जब हम खुद की वीकनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे तब हम एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी कितनी वीकनेस स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो गई हैं। एंड जब हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ्स बढ़ी हैं एंड वीकनेस कम हुई हैं, तब हम खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज के बीच क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मीन्स हम जब किसी भी चीज को करें तो हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम उसे करना पसंद करते हैं एंड हम बोर नहीं फील करते हैं उस एक्टिविटी को करते टाइम। सो ये चीज होती है इंटरेस्ट, मीन्स हम उस चीज में इंटरेस्टेड हैं। बट एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी मीन्स स्ट्रेंथ, मीन्स हम किस चीज में अच्छे हैं, मीन्स हम किस चीज को अच्छे से कर पाते हैं एंड उसका रिजल्ट अच्छा ला पाते हैं। दैट इज आर एबिलिटी। सो हो सकता है ऐसे कई केसेस हो सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट तो हो बट आप उसमें इतने अच्छे ना बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं रोज शाम को, तो हो सकता है वो आपका इंटरेस्ट है कि आप रोज शाम को जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे बिकॉज वो आप फन के लिए खेल रहे हैं। बट हो सकता है कि आप उसमें इतने अच्छे ना हो जितना एक गुड क्रिकेट प्लेयर को होना चाहिए प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए। तो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं बट वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। सो इसलिए इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज डिफरेंट हो सकते हैं, कई केसेस में सेम भी हो सकते हैं बट हमेशा सेम नहीं होते हैं, कुछ केसेस में डिफरेंट भी होते हैं। ओके, देन ड्रेसिंग मीन्स आप क्या क्लोथ्स पहनते हैं, वो होती है ड्रेसिंग, जिसे आप ड्रेस भी कहते हैं। देन ग्रूमिंग मीन्स आप किस तरह से अपने आप को नीट टाइडी एंड क्लीन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप स्कूल जाएंगे तो आप अपने बाल को प्रॉपरली कॉम करेंगे, आप अपनी पूरी ड्रेस को प्रॉपरली आयरन करेंगे, मीन्स आप हर चीज का ध्यान रखते हैं ड्रेसअप होते टाइम। सो ड्रेस के अलावा जो भी चीजें आप अपने गेटअप में देखते हैं उनको प्रॉपर नीट टाइडी एंड क्लीन शो करने के लिए वो सभी ग्रूमिंग का पार्ट होती हैं। सो यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप्स गिवन है क्लोथ्स, हेयर एंड फेस की ग्रूमिंग के लिए। ये सब आप पढ़ सकते हैं, एज सच ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हम देख सकते हैं बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Which of the following is a good choice of clothes when you go out to meet friends socially? Means जब आप एक सोशल गैदरिंग के लिए जा रहे हैं तो आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्सली आप स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे बिकॉज आप स्कूल नहीं जा रहे हैं एंड किसी फॉर्मल जगह पर भी नहीं जा रहे हैं, एक सोशल गैदरिंग है जहां पर आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप कैजुअल शर्ट एंड जीन्स प्रेफर कर सकते हैं। सलवार कमीज हम प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज अगर कोई ट्रेडिशनल फंक्शन होता तो हम उसमें सलवार कमीज पहन सकते थे एंड वो सूटेबल होता, बट यहाँ पर ये सोशल गैदरिंग है जिसमें सिर्फ फ्रेंड्स प्रेजेंट है, सो वी कैन प्रेफर कैजुअल शर्ट एंड जीन्स। देन ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग डज नॉट अफेक्ट योर ओवरऑल इंप्रेशन ऑन अदर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बिकॉज अगर आप अपने आप को प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं करेंगे, ग्रूमिंग नहीं करेंगे, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है सामने वाले पर एंड उससे आपकी कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होती है एंड आपका दूसरों पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। सो इसलिए आपको हमेशा अपनी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग का ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल हाइजीन, मीन्स खुद को क्लीन रखने की हैबिट या फिर प्रैक्टिस, इसे कहते हैं हम पर्सनल हाइजीन। मीन्स हम अपनी क्लीनलीनेस का कितना ध्यान रखते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी हेल्थ एंड वेलबींग को भी मेंटेन रखते हैं एंड अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपनी वर्क प्लेस पर रेगुलर भी रह सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे लिए पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज लर्न देम। सबसे पहला है स्टे हेल्दी। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी ड्यू टू पर्सनल हाइजीन इश्यूज एंड उस वजह से आप हेल्दी रहेंगे एंड आपकी एक गुड इमेज बनेगी सबके सामने, बिकॉज अगर आपको कोई भी पर्सनल हाइजीन इशू नहीं है तो आप कोई भी अशेम्ड फील नहीं करेंगे।
पब्लिक के सामने, क्योंकि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रख रहे हैं, आपको कोई हाइजीन इश्यूज नहीं है, तो इस वजह से आपको अशेम भी फील नहीं करना पड़ेगा। मीन्स आपकी एक गुड इमेज बन रही है अगर आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। देन 3 स्टेप्स टू पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले आपको ग्रूमिंग पर ध्यान देना है, देन आपको हमेशा क्लीन रहना है एंड हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि कोई भी अनहाइजीनिक फूड है। स्ट्रीट साइड फूड जनरली अनहाइजीनिक होता है बिकॉज वो इतने हाइजीनिक वे में नहीं बनाया जाता है। एंड देन आप जब भी, अगर आपको लगता है आपको कफ है, कोल्ड है, तो आप अपना हैंडकरचीफ अपने साथ रखें। इसी तरह से आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना है एंड कुछ चीजों का ध्यान रखना है सो दैट आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रख पाए। देन यहाँ पर 7 स्टेप्स टू हैंड वॉशिंग गिवन है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छे से हैंड वॉशिंग नहीं आती है तो। अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ओके। देन टीम क्या होती है? टीम मींस एक ऐसा ग्रुप जहां सभी लोग काम करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिकेट टीम है तो उन सभी का एक कॉमन गोल है कि आज ट्रॉफी उन्हें ही लेकर जानी है। तो वहां पर जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी क्रिकेटर्स उस टीम का पार्ट होंगे, उन सभी का अपना इंपॉर्टेंट रोल होगा। जो बैटिंग कर रहा है, जो बॉलिंग कर रहा है, हर किसी का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। एंड यहाँ पर हर टीम मेंबर को अपने रोल को समझने की जरूरत होती है। जब सभी लोग एक साथ काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, वो होता है टीम वर्क। देन टीम वर्क के क्या बेनिफिट्स होते हैं? प्रेशर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर नहीं होता है कि उसे जीतना है, बट सभी का अपना अपना रोल होता है। एंड अगर सभी अपना रोल अच्छे से प्ले करते हैं तो वो टीम सक्सेस अचीव कर पाती है। देन टीम हमारे सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करती है। सपोज करिए किसी टीम मेंबर ने बाय मिस्टेक कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई है, तो अगर टीम में सारे मेंबर्स ध्यान से सोचेंगे तो किसी ना किसी को सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब है टीम हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करेगी। देन आपको अच्छा लगता है जब टीम को सक्सेस मिलता है बिकॉज आपने भी उस सक्सेस के लिए अपना रोल प्ले किया है, आप भी उसके भागीदार हैं। देन वर्क गेट्स डन फास्टर मींस आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप अकेले करेंगे तो हो सकता है वो ज्यादा देर में हो, बट अगर पूरी टीम साथ मिलकर एक साथ काम करेगी, समझदारी से काम करेगी, वो वर्क जल्दी हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए टीम वर्क बहुत बेनिफिशियल होता है। देन यहाँ पर बताया गया है हाउ टू बिहेव इन अ टीम, बट एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट सेशन नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग क्या होती है? जब हम दूसरे लोगों को जानते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं एंड उनकी नॉलेज या फिर स्किल्स को यूज करते हैं सो दैट उन्हें भी हेल्प हो पाए एंड हमें भी हेल्प मिले। जैसे कि आपने एक बहुत कॉमन टर्म सुना होगा, सोशल नेटवर्किंग। जब हम सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग करेंगे उसे हम कहेंगे सोशल नेटवर्किंग। सपोज करिए आपको किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, तो सबसे पहले आपको सामने वाले को अच्छे से जानना होगा, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या रोल है, एंड देन उनके साथ आपको कनेक्टेड रहना होगा सो दैट जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपका टास्क है, जितने टाइम वो कंप्लीट होगा उतने टाइम आपको साथ रहना होगा। एंड इवन उसके बाद भी आप टच में रहेंगे सो दैट अगर आपको कभी बाद में उनकी जरूरत हुई तो आप उनसे कांटेक्ट कर पाए एंड वो आपकी हेल्प कर पाए। अगर आपको नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको सामने वाले को सिंसियरली सुनना होगा एंड उससे क्वेश्चंस भी पूछने होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आपको क्लियर भी करनी होगी। ये 2 स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स मींस आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स अगर डेवलप करते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज रहता है। आप अपनी एक्सपर्टीज एंड स्किल्स को शेयर कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस, आपका काम एक्सपैंड हो सकता है। अगर आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं तो आप सामने वाले को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड खुद भी सपोर्ट मांग सकते हैं, बट अगर आपके पास नेटवर्किंग स्किल्स होंगी तभी।
देन इन्फॉर्म एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है, तो अगर आपने सामने वाले को बताया कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, सिर्फ तभी उन्हें पता चल पाएगा। बट अगर आप उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए नेटवर्किंग स्किल जरूरी है, सो दैट आप सामने वाले के साथ कांटेक्ट में रहें, एंड जब भी आपके पास कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज हो तो उसके बारे में आप सामने वाले को इन्फॉर्म करें, या फिर अगर सामने वाले के पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो आपको इन्फॉर्म करे। सो ये सभी बेनिफिट्स हैं नेटवर्किंग स्किल्स को डेवलप करने के। देन नेटवर्किंग स्किल्स बिल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर एक कनेक्ट मॉडल गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, मींस आपको बात स्टार्ट करनी है, कन्वर्स करना है। देन ओपन अप मींस आपको एक दूसरे के बारे में सभी चीजें जाननी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो बिजनेस हैं, आप खुद एक बिजनेस रन करते हैं एंड आप सामने किसी बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक दूसरे के बारे में सभी चीजें पता होनी चाहिए, सभी पॉइंट्स पता होने चाहिए, सो दैट आप प्रॉपरली एक साथ काम कर पाए। देन नेटवर्क स्मार्टली मीन्स आपको ऐसी चीजों के बारे में बात करनी है जो आपके बीच में कॉमन है। अगर आप कोई भी एक कंपनी रन करते हैं जिसमें क्लोथ्स बनाए जाते हैं, तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जहां से क्लोथ्स आप खरीद के ला रहे हैं एंड फिर आप उनको बनाते हैं। तो जिस कंपनी से आप क्लोथ्स खरीद के ला रहे हैं, आप उनसे सिर्फ क्लोथ्स के बारे में ही बात करेंगे, आप उनसे फूड या फिर किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। तो जो भी आपके बीच कॉमन है आप उसी के बारे में बात करें। यूजफुल इंफॉर्मेशन को शेयर करें, मींस एंगेज रहें। देन कम्युनिकेट रेगुलरली मींस आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में है या फिर कोई भी कोलैबोरेशन है, तो आपको उनके साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, सो दैट आपके बीच एक कम्युनिकेशन बना रहे। आपका जो बॉन्ड है, प्रोफेशनल बॉन्ड, वो टूट ना जाए, इसलिए आपको रेगुलरली कम्युनिकेट करना है। देन टेल मीन्स अगर कोई भी न्यू इवेंट है या फिर कोई न्यू इंफॉर्मेशन है, तो आपको उन्हें बताना है, सो दैट वो भी इन्फॉर्म्ड रहे एंड आप उनके साथ उस चीज में कनेक्ट कर पाए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ मोटिवेशन। मीन्स एक ऐसा फोर्स जो हमारे खुद के अंदर है, उसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं या फिर कोई भी हॉबी है जिसे हम कॉन्स्टेंटली परस्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सो इसे हम दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, हमारी ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर देते हैं बिना किसी और के कहे या फिर बिना किसी और के इन्फ्लुएंस के हम अपना काम कर रहे हैं, सो दैट इज ड्यू टू सेल्फ मोटिवेशन। सो अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो इससे हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, हम कोई भी टास्क, कोई भी वर्क कंप्लीट कर पाते हैं, हम गिव अप नहीं करते हैं, हम आसानी से हार नहीं मानते हैं, हम उस काम में लगे रहते हैं जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, एंड हम फोकस्ड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, सो दैट हम अपने टास्क, अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन गिवन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स जब हम बाहर की फैक्टर्स की वजह से खुद मोटिवेट हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज कर रहे हैं बिकॉज उसकी वजह से हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो ये सभी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती हैं। सो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप मोटिवेटेड हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से होता है। देन इंटरनल मोटिवेशन मींस ऐसी चीजें करते हैं हम जो खुद हमें खुशी देती हैं, मींस हम उस चीज में फील कर रहे हैं कि ये चीज हमें करनी है, हम इस चीज में खुश हैं, हेल्दी हैं, तो वो चीज हम अपनी खुशी से कर रहे हैं एंड किसी और के कहने से नहीं करते, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपके अंदर ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आप फोकस्ड हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज समझते हैं। प्रायोरिटी मींस आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, फिर क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की है एंड आप डेडिकेटेड हैं अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। ये सभी क्वालिटीज सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में होती हैं।
अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करना है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता होनी चाहिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उस चीज को ऑफकोर्सली ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, तो आप उस चीज के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। एंड आपको अपने गोल सेट करने हैं, मींस आपका जो भी टारगेट है आपको पहले सेट करना है कि आपका क्या टारगेट है, एंड फिर आपको उसे अचीव करने में लग जाना है। देन प्लान एंड सेट टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल्स, मींस आपके जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए आपको प्लान बनाना होगा, एक्शन प्लान, एंड टाइमलाइंस भी सेट करनी होंगी सो दैट एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आप अपने गोल को अचीव कर पाए। देन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, मीन्स ऐसा नहीं है कि बस आपने गोल सेट कर दिया एंड उसके लिए एक एक्शन प्लान बना दिया तो वो गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। आपको उसके लिए हार्ड वर्क भी करना होगा, आपको उसके लिए बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस भी देना होगा, बट अल्टीमेटली आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना होगा। एंड अगर आप हार्ड वर्क करेंगे एंड डेडिकेटेडली स्मार्ट वर्क भी करेंगे, सो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। देन गोल्स मीन्स हमारे क्या ड्रीम्स हैं एंड उन्हें हमें कैसे अचीव करना है, ये सभी चीजें हमने सेट कर ली हैं, उसे हम कहते हैं गोल। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गोल बनाया है कि आपको 98% लाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, और इवन 100% भी ला सकते हैं आप। सो ये आपका गोल है, आप उसे अचीव करना चाहते हैं। देन गोल सेटिंग मींस आप पूरा प्रोसेस फाइंड कर रहे हैं कि किस तरह से मुझे क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, कौन सी बुक्स, कौन सी सैम्पल पेपर बुक, कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ये सभी चीजों की आपने लिस्ट बनाई है। एंड फिर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको इन सभी चीजों को कैसे कंप्लीट करना है। तो ये सभी गोल सेटिंग का पार्ट है। तो आपको गोल्स कैसे सेट करने हैं, आपको स्मार्ट मॉडल यूज करना है। स्मार्ट मॉडल आपको क्या बताएगा, स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मींस आप एक स्पेसिफिक टारगेट रखें, मींस वो क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करें। देन एम फॉर मेजरेबल, मींस आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल है कि मुझे 100 मार्क्स अचीव करने हैं इन आईटी, तो आपको अल्टीमेटली जब आपका रिजल्ट मिलेगा तो आप 100/100 देख सकते हैं कि वो रिजल्ट आया है, तो आप उसको मेजर कर पा रहे हैं कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। देन ए फॉर अचीवेबल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये टारगेट सेट करते हैं कि आपको आईटी में 101 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100, सो दैट इज नॉट अचीवेबल बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। सो आपको अचीवेबल गोल रखना है। एंड रियल लाइफ की बात करें तो आपको ऐसा गोल रखना है जो आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना गोल सेट करना है। देन आर फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मीन्स आपको कोई भी ऐसा गोल नहीं रखना है जो बिल्कुल रियल टाइम से, रियल चीजों से अलग हटके हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गोल सेट किया है कि आप 16 आवर्स पढ़ेंगे, सो 16 आवर्स हो सकता है कि आप ना पढ़ पाए, आपकी उतनी एबिलिटी नहीं है कि आप 16 आवर्स पढ़ पाए, बट आपने वो एक गोल सेट करके रख दिया है। सो वो रियलिस्टिक नहीं है बिकॉज आप उसे एक रियलिटी में अचीव नहीं कर सकते। देन टी फॉर टाइम बाउंड, मीन्स आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज होनी चाहिए, कब से आपको स्टार्ट करना है अपने गोल की प्रिपरेशन के लिए एंड कब आपको उस पर एंड करना है अपनी प्रिपरेशन, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सो इस तरह से हमें स्मार्ट मॉडल यूज करना है अपने गोल सेट करने के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मींस आपकी एक ऐसी एबिलिटी जिसकी हेल्प से आप अपने टाइम को, अपनी सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। मींस आप कितने आवर्स कितनी एक्टिविटी पर लगाते हैं, कौन से आवर्स इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं एंड कौन से वेस्ट कर देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने अच्छे हैं टाइम मैनेजमेंट करने में। अगर आप इफेक्टिवली अपने आवर्स को यूटिलाइज कर पाते हैं, इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। बट अगर आप पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, आप नहीं पढ़ते, आप बस रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हैं। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सो अगर आपको भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, आप पूरा दिन बस टाइम वेस्ट ही कर देते हैं, उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते,
तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं सो दैट आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए। सबसे पहला है अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान एक्टिविटी। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 2 घंटे पढ़ना है तो आप उसे डिले ना करें कि चलिए मैं 7 बजे से पढ़ूंगा, 8 बजे से पढ़ूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेट कर दें। अभी 7:01 हो गए हैं तो अभी 7 बजे तो निकल गए हैं, तो इसलिए अब मैं 8 बजे से पढ़ूंगा। ये चीजें आप ना करें, आप डिले ना करें, आप उस चीज को तभी पढ़ें, आप उस चीज को तभी कंप्लीट करें। देन ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। आपको हमेशा अपनी चीजें ऑर्गेनाइज रखनी चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप डिसऑर्गेनाइज रखेंगे उतना ज्यादा आपको ही वो हेक्टिक लगेगा। आप हर चीज को ऑर्गेनाइज रखें। देन आपको एक नो डिस्टरबेंस जोन क्रिएट करना है, एंड ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई क्रिएट करने को मना करेगा। आप अपनी स्टडी टेबल के आसपास ऐसा कोई सामान ना रखें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल आप वो वहां पर ना रखें, सो दैट जब आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए एंड आप अपना टास्क कंप्लीट कर पाए। आप अपने वेटिंग टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं गए हैं, किसी काम से गए हैं, सपोज आप किसी चीज में रजिस्ट्रेशन करने गए हैं एंड वहां पर आपको वेटिंग लाइन में खड़ा किया गया है, तो आप उस वेटिंग टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ रहा है तो आप उस चीज को किसी और तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। देन आपको एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है, मींस ये आपके रोज के लिए होनी चाहिए कि आज मुझे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, सो दैट आप उन टास्क को कंप्लीट कर पाए एंड ये देख पाए कि मेरा क्या टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है एंड मुझे किस तरह से उसे कंप्लीट करना है। देन प्रायोरिटाइज मींस आपको एक दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं, तो आपको हर काम के लिए एक प्रायोरिटी सेट करनी है कि सबसे पहले आपके लिए कौन सा काम इम्पोर्टेंट है एंड लीस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो जब आप देखेंगे तो मोबाइल में रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, ये आपके लिए लीस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप उस चीज को सबसे बाद में करेंगे। एंड जब आप अपने पहले इम्पोर्टेंट काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इफेक्टिवली टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। देन आपको यूजलेस एक्टिविटीज को रिप्लेस करना है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ। मींस जो भी यूजलेस एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है बट आप जस्ट कर रहे हैं, उससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है एंड साथ ही आपका जो पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने का वो भी वेस्ट हो रहा है। तो आपको कुछ ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करनी है, टास्क करने हैं जिनकी हेल्प से आपकी पोटेंशियल बढ़ पाए, आप अपनी पोटेंशियल को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए। ओके, यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स गिवन है टाइम मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइज। आपको हर चीज को ऑर्गेनाइज करना है, अपने पूरे डे को एक शेड्यूल में ऑर्गेनाइज करना है, हर चीज को प्रायोरिटाइज करना है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हर चीज की प्रायोरिटी सेट करनी है। देन स्टेप 3 कंट्रोल, मीन्स आप किस एक्टिविटी को कितनी देर कर रहे हैं इस चीज पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सपोज करिए आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा बोर हो गए हैं, अगर आपने थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए, थोड़े से फन के लिए अगर आपने मोबाइल देख भी लिया तो आप उस चीज को कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मिनट्स अगर स्पेंड कर दिए हैं तो फिर आप उसे रख दें। भले ही आपको अच्छा लग रहा है कि आपके हाथ में फोन है, आप उसे चलाए जा रहे हैं, बट आप उस चीज पर अपना कंट्रोल रखें सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड जो आपका मेन टास्क था पढ़ना वो भी इंटरप्ट ना हो। देन ट्रैक, मीन्स आप हर चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपने कहाँ पर कितना टाइम स्पेंड किया एंड कहाँ पर गलत स्पेंड कर दिया। मीन्स हो सकता है कि आपने आज एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लिया जिसको आज पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि आपका कल दूसरे एग्जाम का एग्जाम है, दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मैंने गलत किया है, सो अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो इस तरह से आपको हर चीज ट्रैक करनी है, मीन्स उसको एनालाइज करना है। ओके, if you want to purchase all-in-one book or sample paper book for class 12 information technology IT code 802, the links are given in the description.
आज हमने चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसी तरह से हम बाकी चैप्टर्स भी जल्द ही कंप्लीट करेंगे। बट अगर उससे पहले अगर आपको इमीडिएटली सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ओके।